कास्ट को लेकर इस मुल्क में बहुत बड़ी समस्या है और इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाने वाले विश्व गुरु को भी अपनी जात इलेक्शन में बतानी पड़ती है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है वो आफ्टर 26 जनवरी 1950 कंटिन्यूअसली मिल रही है और उसकी हड्डी आज तोड़ दी गई है। तमाम तरह की प्रणालियां निकल चुकी हैं इस मुल्क में, बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, हम लोगों के संविधान सामने खत्म भी हो रहा है। जो आबादी इस देश में 15% है वो 85% संसाधनों पर अपना वर्चस्व रखती है और जो आबादी 85% है उसको 15% में समेट दिया गया। 7 दिन पहले आरक्षण हटाओ मूवमेंट शुरू होता है और हर मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल पर आरक्षण को हटाने की एक नई बहस शुरू कर दी जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि आरक्षण तो आर्थिक आधार पर था। इसका जवाब यह है कि जब किसी की मूंछ कटवाई जाती है तो क्या जेब में बैलेंस देख के कटवाई जाती है? आप जब किसी की मूंछ काटते हैं तो गरीब की मूंछ भी आती है और अमीर की मूंछ भी आती है। उस प्राइड के खिलाफ लड़ाई है जो अनसर्टेन प्राइड आप अपनी जेब में रखकर बैठे हैं। अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद जब मंदिर धोया गया था तो वो आर्थिक आधार पर नहीं धोया गया था, उसके पीछे साजिश सामाजिक थी। जब कथा पढ़ने वाले एक यादव को उत्तर प्रदेश में पीटा गया था तो आर्थिक आधार पर नहीं पीटा गया था। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आरक्षण की लड़ाई अगर ओबीसी और एससी एसटी समाज के लिए है तो इसमें ब्राह्मण समाज को भी अपनी आहुति देनी होगी, क्योंकि इस समस्या की जड़ में वो रहे हैं। 2000 साल के शोषण के लिए अगर 50 साल माफी मांगनी पड़े तो भी माफी पूरी नहीं है। 17 वर्ष 2 महीने 23 दिन न्यायपालिका में सेवा किया हूं तो जो पाया है मैंने, कास्ट को लेकर इस मुल्क में बहुत बड़ी समस्या है और इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाने वाले विश्व गुरु को भी अपनी जात इलेक्शन में बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। मैं उर्मिलेश साहब के उस बात का भी समर्थन करता हूं कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से क्या आपकी रिप्रेजेंटेशन या आपके समाज का एम्पावरमेंट होगा? शायद नहीं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है वो आफ्टर 26 जनवरी 1950 कंटिन्यूअसली मिल रही है और उसकी हड्डी आज तोड़ दी गई है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो समाज में जिस तरीके की असमानताएं लाने का प्रयास किया गया था, प्रयास को सुधार लाने के लिए किया गया था, जो ऐतिहासिक रूप से अन्याय और अत्याचार हो रखे थे, और एक रिजर्वेशन दिया गया उस गैपिंग्स को कम करने के लिए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है उससे आप नीचे ही नहीं, आप जमीन के नीचे दबाए जा रहे हैं। तमाम तरह की प्रणालियां निकल चुकी हैं इस मुल्क में, बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। हम लोगों ने स्टेट किलिंग्स पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग एनकाउंटर व्यक्ति को ले जाता है ऑन वीडियो और व्यक्ति को ले आ रहा है ऑन वीडियो। हम लोग किस लोकतंत्र में हैं, यह हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कास्ट इस मुल्क का एक ऐतिहासिक नहीं वर्तमान सच है और भविष्य का भी सत्य ही होगा। तो जब कास्ट की ही बात हो रही है, कुछ लोग कास्ट का विरोध करते हैं, कुछ लोग कास्ट के पक्ष में रहते हैं। जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फीमेल्स, चिल्ड्रन, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया। लेकिन 76 सालों में भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इन समाजों ने संविधान को कितना मजबूत बनाया, यह हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। एक सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अपनी बात में कम समय में रखूंगा और लोगों के अच्छे स्पीकर से हम लोग बात सुनेंगे, एक इंदिरा साहनी का जजमेंट आता है इस मुल्क में 9 जजेस बेंच का और 50% का फॉर्मूला इस देश पे थोप दिया जाता है पार्लियामेंट के विरोध में जाकर, और पूरा देश एक्सेप्ट करता है। यह समझ से परे है कि वो 50% का फॉर्मूला क्या 9 न्यायमूर्ति मिलकर इस मुल्क में, जबकि 6 और 3 की मेजोरिटी और माइनॉरिटी 3 की रही है, उस समय भी थोप दिया जाता है और 27% में ओबीसी कम्युनिटी को पैक कर दिया जाता है। वो आज तक उस पैकिंग से निकल नहीं पा रहा है। और कमाल की बात यह है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जो लोग सदन के अंदर हैं, जहां कानून बन रहा है, वहां पर महिला आरक्षण बिल में जब ये हम लोगों का इशू उठ रहा है तो ओबीसी समाज की महिलाएं कहां हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आज मौजूद हैं,
क्या वो महिलाएं माफ करेंगी? उनके हक अधिकार के बारे में आप बोलते नहीं है सत्ता में जाकर। उनके आरक्षण के लिए कौन बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या केवल पुरुष ओबीसी है या महिला ओबीसी नहीं है? आप लोगों से मैं जानना भी चाहूंगा। अगर है तो उसकी आवाज आज क्यों नहीं उठ रही है? चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उसका हक हिस्सा कैसे मिलेगा उसको? क्या फिर दूसरा मंडल को आना पड़ेगा क्या? लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं पाया अवसर न मिलने के कारण, वो भी माफ करिएगा ओबीसी समाज से उतना ही डरता है जितना कि एक जो रूलिंग क्लास के लोग, जो क्रूअल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे डरता है। पूर्व में बातें कही हैं, हम लोगों को भी डर लगता है, लेकिन कई मीटिंग्स में मैं जाता हूं, सोशल प्रोग्राम्स में, तो बड़े भाई और छोटे भाई का मतलब कह के समझाया जाता है हम लोगों को। और ये पूरी न्यायपालिका ब्यूरोक्रेसी जो हमारे संविधान के संस्थान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ इस मुल्क में तमाम कुर्बानियों के बाद, हजारों साल की कुर्बानियों के बाद, तमाम लोगों की श्रम से वो बना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग तो चूंकि दोनों एज में जा रहे हैं, हम लोगों ने संविधान का फल चखा भी है और हम लोगों के संविधान सामने खत्म भी हो रहा है। हम लोग वो नस्ल में गिने जाएंगे। जो ओबीसी समाज की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आखिर दिक्कत क्या है आवाज उठाने में? हमें ओबीसी बनना है, हमें एससी बनना है, एसटी बनना है या जनरल बनना है? उससे पहले क्या हमें इंसान नहीं बनना है? हम लोगों ने तय कर लिया है कि उस पॉकेट से बाहर नहीं निकलेंगे। ये हजारों साल पहले तो गांठ लगाई गई, लेकिन 21वीं सदी में उस गांठ को लेके क्यों ढोया जा रहा है, यह समझ से परे है। यहां पर सभी लोग आए होंगे अपनी अपनी जाति लेकर। माफ कीजिएगा अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग रही हो, मैं बहुत विनम्रता से उनसे माफी मांगता हूं। यहां पर हर व्यक्ति अपनी जाति ले लेकर बैठा होगा, मैं भी उसमें से एक हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यहां पर जातिवादी लोग कम होंगे, इसीलिए इस प्रोग्राम में वो लोग आए हैं। हम लोगों को संविधानवादी बनना है। अगर आज की तारीख में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी, जब भारत का संविधान लहूलुहान हो रहा है, तो भी आपकी रक्षा कर रहा है। आज की तारीख में भी वो आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, चाहे वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए हो, फ्रॉम पॉलिटिकल साइड, फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक साइड, फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ सोसाइटी, उन लोगों ने संविधान को एम्पावर नहीं किया। नतीजा यह है कि उन लोगों ने अपने जातियों को मजबूत कर दिया पॉलिटिकल सिनेरियो में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, डेमोक्रेटिक सेटअप में, और संविधान को कमजोर कर दिया। और वही हमले जो काउंटर रिवॉल्यूशन इस मुल्क में 26 जनवरी 1950 को हुआ, आज 2026-27 में आते आते लड़खड़ा जा रहा है। क्या ओबीसी को अधिकार दिलाने की लड़ाई सिर्फ ओबीसी ही लड़ेगा? तो इस देश में जो सवर्ण समाज है वो फिर क्या करेगा? जिसने इस समस्या को पैदा किया उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है इस लड़ाई को लड़ने की, क्योंकि ये जब जातिवाद का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था तो जो लोग बनाने वाले थे, अगर उनके अंदर इस बात का गिल्ट भी नहीं है कि ये व्यवस्था जो शोषण करती है वो उनके द्वारा बनाई गई है, तो वो आज भी एक ऐसे सपने में सो रहे हैं जिसकी सुबह कल कभी होगी ही नहीं। 2026 फरवरी आईआईटी कानपुर का एक डेटा है, बताता है कि 257 प्रोफेसर हैं, जिसमें से 252 सवर्ण समाज से, ओबीसी 3 है, बाकी पद रिक्त है। और ये सिर्फ एक आईआईटी का नहीं, देश की तमाम आईआईटीज का यही हाल। अगर 23 आईआईटी का डेटा देखें तो मुश्किल बमुश्किल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समेट के 15% पर आकर सिमट जाता है। तो जो आबादी इस देश में 15% है, वो 85% संसाधनों पर अपना वर्चस्व रखती है, और जो आबादी 85% है उसको 15% में समेट दिया गया है। आरक्षण ब्रिटानिया का बिस्किट नहीं है कि 50-50 ही होगा। जब आबादी 63% है ओबीसी और ईबीसी की जोड़कर 80 करोड़ से ज्यादा, और 100 करोड़ से अधिक आबादी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की है, तो ऐसा कौन सा कैप है जो किसी भी सीजन में उतरेगा ही नहीं? उस कैप को उतारने की शुरुआत भी संवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। पिछले कई वर्षों में
जब रिजर्वेशन का कैप हटाने को लेकर डिबेट हुई तो किसी मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया पर कोई डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं की। लेकिन 7 दिन पहले आरक्षण हटाओ मूवमेंट शुरू होता है और हर मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल पर आरक्षण को हटाने की एक नई बहस शुरू कर दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आरक्षण तो आर्थिक आधार पर था। इसका जवाब यह है कि जब किसी की मूंछ कटवाई जाती है तो क्या जेब में बैलेंस देख के कटवाई जाती है? आप जब किसी की मूंछ काटते हैं तो गरीब की मूंछ भी आती है और अमीर की मूंछ भी आती है। उस प्राइड के खिलाफ लड़ाई है, जो अनसर्टेन प्राइड आप अपनी जेब में रखकर बैठे हैं। और अभी तो ये लड़ाई सरकारी नौकरी, संवैधानिक तरीके से संसद के भीतर ओबीसी रिजर्वेशन की है। एक और बड़ा सेक्टर है इस देश में जिसको रिलीजियस इकोनॉमी कहते हैं। आप लोग दंग रह जाएंगे, 9 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है देश के टॉप 15 मंदिरों की और 4000 किलो सोना है। क्यों इस देश में चारों शंकराचार्य सवर्ण समाज के बनेंगे? एक ओबीसी होगा, एक एससी होगा, एक एसटी होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि रिजर्वेशन किस आधार पर होना चाहिए। देश के हर बड़े मंदिर में जो पुजारी होंगे वो भी ओबीसी एससी एसटी समाज से आएंगे। मुख्यमंत्री से बड़ा तो पद नहीं होता ना किसी राज्य में। अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद जब मंदिर धोया गया था तो वो आर्थिक आधार पर नहीं धोया गया था, उसके पीछे साजिश सामाजिक थी। जब कथा पढ़ने वाले एक यादव को उत्तर प्रदेश में पीटा गया था तो आर्थिक आधार पर नहीं पीटा गया था। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आरक्षण की लड़ाई अगर ओबीसी और एससी एसटी समाज के लिए है तो इसमें ब्राह्मण समाज को भी अपनी आहुति देनी होगी, क्योंकि इस समस्या की जड़ में वो रहे हैं। 2000 साल के शोषण के लिए अगर 50 साल माफी मांगनी पड़े तो भी माफी पूरी नहीं है। और मैं इस मंच से इस बात की शुरुआत करता हूं, जैसे अमेरिका के भीतर काले लोगों ने गोरे लोगों के सामने सरेंडर नहीं किया तो गोरे लोगों ने उनके सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगी। और इस देश के ब्राह्मण को अगर आपसी वैमनस्यता, भेदभाव और जो घृणा इस देश के ओबीसी एससी एसटी समाज के भीतर आपके लिए है उसे कम करना है तो अंततः आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रिजर्वेशन सामाजिक उत्थान देगा, आपके बीच के भेदभाव को कम करने के लिए ऐसे तमाम लोगों को फ्रंट लाइन आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।